हेलो, नमस्ते। आज हम चैप्टर फिफ्थ पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल। क्लास 8th का चैप्टर 5 वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ओके, इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। इसमें आपको बेसिक पॉइंट भी वही हम हमेशा बताते वैसे एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग बताते जाएंगे, और स्क्वायर्स तो सभी को 10 तक तो याद ही होने चाहिए, ठीक है, वो भी हम बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5.1 5.1 में कितने क्वेश्चन हैं आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ओके, उससे पहले कुछ बेसिक्स पॉइंट देख लीजिए। ये है बेसिक्स पॉइंट्स। इसमें से जो जो काम में आता जाएगा मैं आपको बताती जाऊंगी, ठीक है, क्योंकि मैं वापस बार बार समझाती हूँ, इससे अच्छा एक बार समझने, एक बार ही मैं बार बार रिपीट करती हूँ क्वेश्चन के टाइम भी, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्न संख्याओं के वर्गों की इकाई अंक क्या होंगे। इसमें भी ये थ्योरिकल ज़्यादा है, इसलिए मैंने आपको थ्योरी वाला लिखा हुआ है, और मैं समझा तो मैं दूंगी ही, ठीक है। अब इसमें देखिए, कह रहे निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। तो आपको इकाई के अंक पता लगाना है। तो इसके लिए मैं पहले बेसिक्स बता देती हूँ। आपको ये पता होना चाहिए कि ये याद रखिए, जो 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर्स है, तो उसमें जो इकाई अंक होते हैं, जो यूनिट्स है, यूनिट डिजिट, वो हमेशा, अगर आपको 10 तक पता है तो सबकी वही रहेगी। जैसे एग्जांपल, अगर 1 है, जैसे 1 से लेकर 1 का यूनिट यानी इकाई अंक 1 आता है, 2 का 4, तो ये तो आपके नेचुरली 1 से 10 तक है। लेकिन मान लीजिए, कभी मान लीजिए कोई बड़ी डिजिट है, 2 2 1 ऐसा कोई है, इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं और हमें आपको आंसर नहीं पूछा है कि इसका स्क्वायर बताइए, यानी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, इनटू, वापस इसको इसी से ही करना है। तो 2 × 2 × 2, सॉरी 2 2 2 1 को 2 2 2 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको अगर कह दे हमें इसका आंसर नहीं चाहिए, बस ये बताइए इसका आंसर सम आएगा या विषम आएगा, तो हम क्या करते हैं, इसका पूरा मल्टीप्लाई नहीं करके ओनली फॉर इकाई अंक को करिए। तो हमेशा ही याद रखिए, अगर 1 को 1 से करेंगे तो इसका इकाई अंक 1 ही आएगा। ये कैसे होता है, ये आपके जो फर्स्ट 1 से लगा के 10 तक जो होंगे ना, वही आपके सब में अप्लाई होंगे। जैसे 2 का इकाई अंक हमेशा 4 आता है, ठीक है। अब 2 का तो 4 ही है, लेकिन अगर मान लीजिए मैं आपको यहाँ डिजिट दे देती 2 और 2, ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4, तो यानी आपको पूरा आंसर भले ही नहीं पता हो, लेकिन लास्ट का इकाई अंक पता है आपको, 4 है। एक सेकेंड, तो 4 है, तो 2 2 ज़ा 4 होता है। ओके, तो हमेशा कितनी भी बड़ी डिजिट हो, अगर हमें पूरी संख्या निकालनी होती है तो टाइम लगता है। लेकिन अगर ऑप्शनल जो आपके कंपटीशन में भी आते हैं, तो वो डायरेक्ट पूरी संख्या ना निकाल के यूनिट डिजिट से देख लेते हैं, जिसमें इकाई अंक 4 होता है, वो आंसर कर देते हैं। या फिर आपको सम विषम का पूछते हैं, तो हम वैसे भी संख्या आपको कितनी भी बड़ी हो, 2 3, ये मानो 3 4 5, कितनी बड़ी डिजिट हो, आप इसको सम विषम कैसे पहचानेंगे, इसके इकाई अंक से, कि ये अगर 6 है इकाई अंक तो आपकी सम है, और अगर विषम इकाई अंक है तो पूरी संख्या विषम होगी। यही करते हैं। तो अब हम देखते हैं आपके, हमेशा याद रखिए 1 का इकाई अंक 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 6 होता है, 5 का 5 होता है। इकाई अंक हमेशा 6 का 6 होगा, 7 का 9 होगा, 8 का 6 होगा, और 9 का 1 होगा, और 0 का 0 होगा। ओके, अब देखते हैं हम क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे। तो इकाई अंक क्या होंगे हम ये बताएंगे। तो आपको पता है पूरी संख्या निकालने, डायरेक्ट इकाई अंक, अगर 1 है इसका इकाई अंक, यानी अब इसका स्क्वायर करना है, तो जो भी स्क्वायर करे, लेकिन इसका इकाई अंक क्या होगा, 1 ही होगा, ये 1 होगा। क्यों, क्योंकि ये अगर हम 81 पूरा ना देखें, ओनली फॉर 1 का स्क्वायर देखें, तो ये रहा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर का इकाई अंक क्या होता है, 1। तो आगे चाहे इसके 8 हो 9 हो कुछ भी हो, इकाई अंक जिस भी सब पूरी संख्या का इकाई अंक 1 है, तो उसका जो भी वर्ग होगा, वो वर्ग का इकाई अंक भी 1 होगा, ठीक है। तो इसके सबके इकाई अंक से देख लीजिए, 2 है तो 4 होगा, 9 है तो इसका 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए ये 9 के स्क्वायर है, 9 इकाई अंक है तो 1 होता है, तो पूरी डिजिट में इसमें भी 9 है तो 1 होगा। 3 का 9 होगा, तो डायरेक्ट 4 का मैं डायरेक्ट बता सकती हूँ 6 होगा, 7 का 9 होता है, ये देख लीजिए 9 है, 8 का 4 होगा,
0 का 0 होता है, 6 का 6 होता है, 5 का 5 होता है, ठीक है। तो आपको 1 से लगा के 10 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, ऑलमोस्ट मोस्टली तो याद ही होता है क्योंकि हमें 9 तक टेबल आती है, इसलिए 9 के स्क्वायर तक हमें 9 के स्क्वायर 10 तक स्क्वायर पता भी होता है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आपको ये आंसर, ये रीज़न लिखना जरूरी नहीं है, इसमें रीज़न पूछा नहीं है, लेकिन ये समझाने के लिए लिखा हुआ है। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो इसके लिए आपको ये पता होना जरूरी है कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है और अपूर्ण कौन सी होती है। तो आपको मैं ये बेसिक्स पॉइंट से पहले ही बता देती हूँ कि आपके ये देखिए पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन सी होती है, जिसका इकाई अंक 1, 4, 9, 6, 5 हो तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। जैसे मान लीजिए कोई मैंने बहुत बड़ी सीरीज लिखी है 2, 3, 5, 6, 4, 8, 9। तो अब देखिए इसका यूनिट, एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छे से दिखेगा। अगर मैं डिजिट लिखती हूँ 2, 3, 4, 9, 1, 2, 9, ठीक है। अब ये पूरी डिजिट देखनी है हमें, तो हम पूर्ण वर्ग संख्या कैसे निकालते हैं, जिसका पूरा भाग जाए वगैरह ऐसे करेंगे, पूरा डिवाइड करते हैं। इससे अच्छा डायरेक्ट इसकी यूनिट डिजिट इकाई अंक लिखिए। अगर इकाई अंक 9 है तो बस इकाई अंक 9 है, तो 9 अगर पूर्ण वर्ग संख्या होती है तो ये पूरी भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो बस यूनिट देखिए, अगर इकाई अंक में जो अप्लाई होता है वही पूरी संख्या में अप्लाई होगा। तो हमें पता है इकाई अंक 9 है और 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है, तो पूरी संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये डिजिट ये याद रख लीजिए। और पूर्ण वर्ग कौन सी नहीं होगी, ये याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी ऑटोमेटिक देख लीजिए, इसमें कौन सा आ रहा है, 2 बचेगा, 3 आएगा, 2, 3 और 5 तो आ चुका है इसमें लास्ट में, तो 6 भी आ चुका है, तो 7 और 8 बचा, बाकी 9 तो उसमें आ गया। तो कौन कौन से, तो आपको ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है वो ऑटोमेटिक याद आ जाए हो जाएगी, 2, 3, 7, 8। तो कोई भी एक याद कर लीजिए, उसमें से दूसरा ऑटोमेटिक बन जाएगा। ओके, तो हम देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो अब इसमें देखिए मैंने आपको डिजिट बताई दी थी, मैं साइड में लिख भी देती हूँ आपके इजी के लिए। ये देखिए आपके पूर्ण वर्ग संख्या लिख देती हूँ। पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी होती, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं पूछा है ना, पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, तो नहीं में कौन कौन सी होती है, 2, 3, 7, 8। अब देखो जिसके भी इकाई अंक ये दिखे तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसका इकाई अंक 7 है तो इसका मतलब ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आप इसका अगर रीज़न लिखना है तो मैंने रीज़न थ्योरी में लिखा हुआ है, देख सकते हैं। क्योंकि दी गई पूरी संख्या 1057 का इकाई अंक जो है 7 पर समाप्त होता है, या फिर आप अपनी लैंग्वेज भी लिख सकते हैं कि का इकाई अंक 7 है, इसलिए यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, तो हमने बता दिया पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ऐसे ही अब दूसरा देखिए ये वाला, तो इसका इकाई अंक 3 है, तो 3 आ रहा है, तो यानी हाँ ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये देखिए ये, अतः ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। थर्ड का में देखिए इकाई अंक 8 है, 8 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, तो यानी ये रहा थर्ड में भी यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ओके, फिर देखिए फोर्थ में क्या है, 2, 2 भी आता है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है ये, तो ये देखिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें है 0। अब आपको 0 का मैं बता देती हूँ, 0 का एक है, इसमें हमें आपको पीछे ले चलते हैं आपको वापस। अगर किसी भी डिजिट में पूर्ण वर्ग है या नहीं है, तो इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि यदि किसी भी संख्या के अंत में समबार 0 आए, समबार यानी सम संख्या कौन सी होती है, 2, 0, 2, 4, 6, 6, 8। ठीक है, 0, 2, 4, 6, 8 इन्फिनिटी कैसे करते जाते हैं। तो देखिए 2 बार या 4 बार या 6 बार या 8 बार आता है तो वो संख्या। अब 0 देखिए यहाँ कितनी बार आया है, जैसे यहाँ 2 बार आया है 0, यहाँ पे 2 बार आया है, यहाँ पे 4 बार आया है। तो अगर 4 बार यानी सम बार आया तो ये पूरी संख्या सम है। लेकिन अगर विषम बार आता है, जैसे 1 बार 0 आया है या 3 बार 0 आया है, 3 बार 0, 1 बार 0, तो लास्ट में अगर विषम बार 0 आता है तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो ये है हमारा उसका। तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कितने 0 है, 3 0, यानी विषम बार 0 है, तो विषम बार 0 के लिए ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इधर ये वाला 8, 7
अब इसमें देखिए 2 है, 2 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब इसमें 3 बार 0 है, तो यानी 3 बार 0 यानी विषम बार 0 है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। इसमें देखिए 1 बार 0 यानी विषम बार 0 है, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, यानी सारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। ये देखिए क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन इसमें बोला निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो इसके लिए भी आपको बेसिक्स पॉइंट पता होगा, तभी आप निकाल सकते हैं। नॉर्मली तो आपको इतना पता है कि जिसका इकाई अंक सम होता है वो पूरी संख्या सम होती है, और जिसका इकाई अंक विषम होता है वो विषम होती है। तो वैसे तो इससे भी कर सकते हैं और इसका बेसिक पॉइंट भी है, लेकिन आप डायरेक्ट शॉर्ट वाले से ही करिए। जैसे इसका इकाई अंक विषम है तो ये विषम संख्या होगी, देखिए विषम संख्या है। ठीक है, इसका इकाई अंक सम है तो ये एक सम संख्या होगी। इसका इकाई अंक विषम है तो ये एक विषम संख्या होगी। इसका इकाई अंक 4 सम है तो ये एक सम संख्या है। सम और विषम तो पता है ना, हाँ ये आपको कंफर्म कर देती हूँ, सम और विषम संख्या है। सम संख्या कौन कौन सी होती है, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे चलता जाएगा, दो एक एक के गैप से। ठीक है, एक एक के गैप से इन्फिनिटी तक, सम अनंत तक। फिर अगर इनके बीच में देखें तो कौन कौन आता है, 1, 1, 3, 5, तो ये सब जो होती है 7, 9, 11, 13 और अनंत तक, तो ये सारी विषम होती है। ठीक है, और ये 0 वाली कौन सी थी, 0, 2, 4, 6, 8 सम। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें देखिए ये थोड़ा रीजनिंग टाइप भी है, आप रीजनिंग टाइप भी कर सकते हैं, और अगर चाहिए तो क्वेश्चन वाइज भी कर सकते हैं, जैसी आपकी चॉइस। तो इसमें देखिए अगर हम रीजनिंग के अकॉर्डिंग करें तो हम इसमें क्या देखते हैं, आप रीजनिंग के अकॉर्डिंग देखिए जितने बार बीच में फर्स्ट बार में इन्होंने 2 लगाया, ठीक है, ये देखिए 2, ठीक है, फिर उसके बाद में 2 के साइड में अगर एक बार इधर 0 है, इधर चेंज हुआ, तो आप 2 के साइड में दोनों साइड एक एक बार 0 लगाएंगे। ओके, फिर देखिए 2 0 है तो बीच में 2 लिख के 2 के साइड में 2 2 बार 0 लगाएंगे। तो अब देखिए जितने 0 होते हैं तो दोनों के 2 के दोनों साइड उतने 0 लगाता है। अब जैसे 2 तो लिखा हुआ ही है, अब इनके दोनों साइड कितने 0 लगाऊंगी, जितने 0 कितने हैं, 4 0 कितने हैं, 1 2 1 2 3 4 4 0 है, तो इधर भी 4 0 उधर भी 4 0। तो ये वाले क्वेश्चन आपके एक न्यूज़पेपर आता होगा, उसमें भी हम सॉल्व करते थे रीजनिंग जैसे, तो वैसा ही है ये। ठीक है, अब ये देखिए इसमें ये है तो हम इसमें कोई भी डिजिट नहीं ले रखी, इधर भी 1 लिखूंगी, इधर भी 1 लिखूंगी, बीच में 2 करूंगी। अब 0 कितने लगाने, जितने हैं, 1 2 3 4 5 6 0 है, तो 1 2 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 6 0, ये देखिए ये आंसर भी दिया हुआ है। ठीक है, आप यही कर लीजिए, आपके लिए ये बेटर है। उस वाले में और भी एक और तरीका है, लेकिन उसमें आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो रीजनिंग इसलिए तो इसका मतलब आप कहेंगे ये मेथड मैंने क्यों लगाया, क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, इससे पहले एग्जाम्पल दिया हुआ होता है। तो ये देखिए इसमें जो रूल्स फॉलो होता है ना, वो आपको ढूंढना पड़ता है, खोजना पड़ता है कि ऐसा कौन सा रूल्स इसमें अप्लाई किया हुआ है। तो बस मैंने देख लिया, मैं जान गई, तो इसमें लॉजिक है, दिमाग लगाना पड़ता है, तो वो चीज़। ठीक है, तो ये बाकी इसका एक और भी होता है कि इसको देखिए 1 है, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके वो वाला बहुत अलग हो जाएगा, आपके लिए इजी वाला सही रहेगा। ओके, अब ये देखिए जैसे फिफ्थ क्वेश्चन, अब फिफ्थ क्वेश्चन में भी देखिए हमें लॉजिक ही लगाना है। तो लॉजिक क्या कह रहा है हमारा, यहाँ देखिए कि इसमें 2 के बाद में देखो 2 के साइड में 0 तो लगाया है, लेकिन जैसे जैसे अब इसमें ये ओनली फॉर 0 नहीं, इसमें 1 भी आ रहा है। तो इसके लिए देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट में देखेंगे हम 2 लगाया, ठीक है, फिर 0 आया तो 2 के साइड में 0 भी लग रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए अब यहाँ पे देखिए 0 2 के बाद में 0 3, जितने यहाँ पे 0 भी स्टार्ट हो जाएंगे तो हम क्या 10 20 की सीरीज चल रही। अब देखिए यहाँ पे मेरे को पता चल रहा है 10 20 की, 10 20 लास्ट में 1। ठीक है, अगर हमें कितना, अगर 2 1 है तो 20 तक। अब यहाँ देखिए कि मेरे को कैसे पता, 10 और 20 तक ही जाना है, जितने 1 हो, कितने 1 है, 2 1 है, तो मेरे को 20 तक जाना है। अब यहाँ कितने 1 है, 1 2 3, तो 30 तक जाएंगे। तो 10 20 30 और वापस फिर रिवर्स चलो 20 और 1। ओके, तो वैसे ही अब देखिए यहाँ पे कितने 1 हैं,
1 2 3 4, 4 है तो 40 तक जाएंगे, तो ये देखिए 40 तक गए, 10 20 30 40, और रिवर्स चलिए फिर 30 20 और फिर 1। ओके, 10 नहीं करके लास्ट में 1 करेंगे। अब इसका उल्टा क्वेश्चन बनाना है, तो यहाँ देखिए यहाँ कितना 550 तक है, यानी 5 तो 1 होंगे, तो मैं इसमें क्या करूँगी 5 1 करूँगी, 1 2 3 4 5, ठीक है, और इनके बीच में ज़ीरो लगा दूँगी। आपको बस 5 बार करना है, क्योंकि बीच में 50 आ रहा है, यानी 5 बार 1 होगा, तो ये देखिए ये सही है, 5 बार 1 और इनके बीच में ज़ीरो लगा दीजिए। यानी आपको पैटर्न पकड़ना है, ये जो पैटर्न दे रखा है ना, आपको उसी से अपना आंसर निकालना होता है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को ज्ञात कीजिए। अब इसमें भी देखिए, इसमें पैटर्न ही फॉलो करना है कि आपको पैटर्न क्या दे रहा है। तो पहले मैं फर्स्ट का पैटर्न देखती हूँ, फिर सेकंड का, फिर आगे जो लुप्त यानी जो ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक दिए होंगे वो देखेंगे। तो इसमें देखिए आपको क्या लग रहा है, फर्स्ट पैटर्न तो मुझे दिख रहा है कि ये दो दो के कंटिन्यूटी है, किसमें किन किन दो दो पेयर्स में कंटिन्यूटी है, यानी 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3, 2 के बाद 3 है, इनका पेयर क्रम बन रहा है, यानी लगातार क्रम होता है, 2 के बाद 3 आ रहा है और 6 के बाद 7 आता है, ठीक है। तो और पेयर्स में क्रम है, ऐसा नहीं है कि इनका पूरा चारों का क्रम चल रहा है, नहीं, इन दो का क्रम फिर इनका, मतलब यहाँ से एकदम डिजिट अलग है, लेकिन इसके बाद क्रम वही रहेगा, ये है, इसके बाद क्रम वही रहेगा, ठीक है। और एक और लॉजिक ये है कि मान लीजिए, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, अगर ये गायब होगी डिजिट, तो मुझे पता है इनका क्रम चल रहा है, तो 6 के बाद मेरे को 7 लिखना है, ठीक है। और लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ अगर डिजिट गायब हो गई, तो इसका भी लॉजिक देख लीजिए, ये क्या हो रहा है, अगर हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 6। तो यहाँ पे ये फर्स्ट संख्या अगर गायब हो गई तो हम इससे निकाल सकते हैं। ओके, अब देखिए हम चलते हैं इसके नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या गायब है। ये देखिए, ये देखिए 3 3 4 का क्रम है, 12 13 का क्रम है, और 3 4 जा कितना होता है 12। ओके, तो यही क्रम चल रहा है, एक और एग्जांपल से और कंफर्म हो गया हमारा। अब हम सॉल्व करते हैं फिल इन द ब्लैंक। अब ये देखिए, अब यहाँ पे ये डिजिट ही गायब है, तो हम क्या करें, वैसे तो मुझे पता है कि ये क्रम से भी चल रही है, तो 21 के पहले क्या आएगा 20 आएगा, और या फिर ऐसे सॉल्व कर दीजिए, 4 5 जा कितना होता है 20 होता है, तो मेरे को दोनों तरह से पता है 20 आएगा यहाँ पे। ओके, अब यहाँ देखिए, अब मेरे को पता है कि ये क्रम से चलते हैं, तो 5 के बाद क्या लिखना है, मेरे को 6 लिखना है, और वैसे भी पता है 5 6 जा 30 होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा 6। ऐसे किससे मल्टीप्लाई करूँ 5 को कि 30 आ जाए, 6 ही होता है, ठीक है, दोनों तरह से देख सकते हैं आप। अब मेरे को पता है 6 7 जा कितना होता है 42, 42 होता है, और 42 के क्रम के आगे 43। ओके, तो ये 43, देखिए ये आंसर। तो मतलब ये बहुत गेम की टाइप की आपकी एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ताकि आपको सारे सॉल्व कर सकते हो। बस इसमें पैटर्न फॉलो करना होता है, 3 पैटर्न आपको दिए हुए होते हैं, उनको पहचानो, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्वेश्चन, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, पहले वो देख लीजिए आप। ये देखिए कि अगर आपको योग संक्रिया किए बिना, यानी ऐसे उंगलियों से या जो भी आप योग टोटल करते हैं, वैसे टोटल नहीं करनी, डायरेक्ट देखते ही टोटल निकालिए। तो इसमें अगर एक फॉर्मूला उस पर अप्लाई होता है, अगर मान लीजिए टोटल में जो भी डिजिट दी हुई है वो अगर क्रमागत है, यानी कंटिन्यू है, जैसे 1 के बाद देखिए 3, अब जरूरी नहीं वो क्रमागत कैसे भी हो सकती है, बस कंटिन्यूटी है। अगर इनके बीच में 1 का गैप है तो 1 का ही होना चाहिए, 2 का गैप है तो 2 का। अब देखिए 1 के बाद में 1 का गैप है 3, तो आगे देखिए 1 का ही गैप है ना, हाँ, 4 नहीं है 5 आ गया, फिर 1 का गैप 6 नहीं है 7 आ गया, यानी एक कंटिन्यूटी है। तो इनको देख के मैं क्या कर दूंगी, डायरेक्ट इनको क्या होता है, अगर इनको मेरे को प्लस करना है तो मैं ऐसे प्लस पूरा एक एक प्लस नहीं करके मैं डायरेक्ट करूँगी। कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5 डिजिट है, इसका स्क्वायर कर दो 25, तो इसकी टोटल 25 आएगी। आप ये करके देख लीजिए, जब भी कोई कंटिन्यूटी में होती है, अब चाहे वो विषम हो चाहे सम हो या फिर डायरेक्ट भी 1 2 3 भी होएगी, तो ये ऐसे ही होगा। ओके, तो हम देखते हैं इसका क्वेश्चन। ये देखिए, इसमें देखिए 1 3 5 7 9 ये विषम संख्या है, और विषम संख्या की कंटिन्यूटी, ऐसे नहीं कि कोई गायब है विषम संख्या, नहीं। तो ये कंटिन्यूटी कितनी 5 है, तो 5 का अगर मैं स्क्वायर कर देती हूँ 25 हो जाएगा। तो इन संख्याओं को क्या बोलते हैं, हम n बोल सकते हैं, इनको जो गिना है ना हमने, काउंट करा है कितनी, तो उसको हम n बोलते हैं, और n का स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है। अब ये देखिए
ये भी कंटिन्यूटी है और विषम संख्याओं की कंटिन्यूटी है, तो हम इसको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए, डायरेक्ट आ गया हमारा 100। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 है, 12 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आता है 12 का स्क्वायर आपके 144। ओके, स्क्वायर्स 20 तक तो याद होने ही चाहिए आपको, ताकि इजी हो आपको। ये आंसर भी देख सकते हैं आप, ठीक है, सभी के आंसर। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन एट्थ में देखिए क्या पूछ रहा है। 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। अब इसमें रिवर्स उल्टा पूछ लिया है, तो हमें पता है 49 को ये 7 का स्क्वायर है, ठीक है। अब 7 का स्क्वायर है तो हम कंटिन्यूटी में और विषम संख्याओं में लिखना है, तो विषम संख्या 7 तक लिख दीजिए। 1 के बाद में कौन सी विषम संख्या आती है, 3 5, तो ये सारी हम लिखेंगे 1 3 5 7 9 11 13। अब रुकना कहाँ तक है, 7 का स्क्वायर यानी 7 बार होएगी, तो देख लीजिए 1 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स 13 तक आता है, तो हमने लिख दिया ये इसके योग होंगे। ओके, ऐसे ही 121 के कितने 11 तक लिखने हैं, तो और वही विषम संख्याओं के ही लिखना है, तो 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 तक कितना आ रहा है 21 तक आ रहा है। ये पूरा इसका योग का रूप हो गया। ओके, समझ में आया? नहीं भी अगर आया कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दीजिए। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं। अब ये इसका भी एक फॉर्मूला है, वो पहले देख लीजिए आप। यहाँ पे देखिए आप, दो क्रमागत संख्याओं के बीच की संख्या का फॉर्मूला होता है 2n। दो क्रमागत संख्या मतलब n और n+1। n+1 समझ में नहीं आया होगा तो मैं बताती हूँ। जैसे ये n 12 है, तो n ये n है मान लीजिए, तो इसमें एक प्लस कर दूंगी तो कितना बन जाएगा 13। तो अगर आपको ऐसे n+1 नहीं दिया हुआ होगा, आपको उसके नेक्स्ट वाली डिजिट दी होगी, तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट वाली डिजिट में अगर मैं फर्स्ट वाली n होती है तो उसमें 1 प्लस करूँगा या करूँगी तो ये इतना आ जाता है। तो मेरे को पता चल रहा है अगर मैं इसको n मानती हूँ 12 को, तो ये नेक्स्ट n+1 है क्या, 12+1 है, तो हाँ 12+1 है, यानी ये n+1 है। तो दोनों क्रमागत हो गई, कंटिन्यूटी हो गई, 12 के बाद 13 आ गया, यानी n और n+1 आ गया। तो जब इनका स्क्वायर भी करते हैं तो इनके बीच वाली संख्या क्या होती है, 2n होती है। 2 का मतलब 2, n कौन सी होती है, पहली संख्या, यानी इंटू 12। ओके, तो कितना आ जाएगा 24। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप ये देख लीजिए, जब भी आपके कंटिन्यूटी वाली आती है तो उसके मध्य की संख्या ज्ञात करनी हो तो हम देखेंगे, क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो इसमें देखिए दो क्रमागत हैं ये 12 और 13, तो इनके वर्ग के देखना है, वर्ग के बीच की संख्या डायरेक्ट निकालनी है, तो 2n से निकालेंगे। 2 है, n कितना है 12, तो 12 लिख दिया, कितना आ गया 24। नेक्स्ट में देखते हैं 25 26 क्रमागत है और इनके वर्गों के बीच की देखनी है, तो 2n लगाएंगे। 2 है, n क्या होएगा फर्स्ट वाली संख्या 25 यानी 50 आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट है आपके 99 और 100 कंटिन्यूटी है यानी क्रमागत है, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा 2n। 2 हमें पता ही है, n कितना है हमारे पास 99 यानी पहली संख्या, तो आ गया इसका आंसर 198। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, टेक केयर।